क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है जो स्कूल जाने पर या बाहर कोई भी रिलेटिव हो, वहाँ बिल्कुल वो चुप हो जाते हैं, बोलते ही नहीं हैं। यानी घर में तो वो बोलते हैं, लेकिन घर के बाहर जब वो जाते हैं तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। बार बार स्कूल से कंप्लेन आते हैं कि अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखाइए, बोलने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलता है। कुछ लोग इसे बच्चों की जिद समझते हैं, जिससे पेरेंट्स को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि घर में तो वो बच्चा बहुत अच्छे से बोल रहा होता है। तो वो सोचते हैं बच्चा जानबूझ के ऐसा कर रहा है, जिद कर रहा है, चाहे उसको स्कूल जाने की इच्छा नहीं है। तो या फिर सोचते हैं कि वो मतलब एक उसके इस प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, उसके व्यवहारगत चीज़ें समझते हैं कि या फिर वो फिजिकली ऐसा, जो बाहर वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि फिजिकली अनेबल है इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है। लेकिन सच्चाई इन दोनों चीज़ों से परे है। ना तो उस बच्चे में कोई शारीरिक अक्षमता होती है, ना ही वो बच्चा जिद या जिद की वजह से चुप है या जान के परेशान करने के लिए चुप है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली यह एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है, जिसे सेलेक्टिव म्यूटिज्म या चयनात्मक मूकता कहते हैं। इसमें बच्चे बहुत डर जाते हैं और बहुत इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, जिसकी वजह से उनके कंठ से आवाज़ निकल ही नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास करते हैं, लेकिन वो बोलने में अक्षम होते हैं। अगर इस विषय में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान नज़र आएगा। इसमें पेरेंट्स क्या बिहेव करें, टीचर्स को कैसे उसके साथ बिहेव करना है, ये सारी बातें हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सेलेक्टिव म्यूटिज्म है क्या। सेलेक्टिव म्यूटिज्म, मैंने पहले भी कहा, कोई जिद या एटीट्यूड नहीं है। ये एक विशेष परिस्थिति होती है जहाँ बच्चा शायद कोप अप नहीं कर रहा होता है। इसमें कुछ जगहों पर तो बच्चा बहुत अच्छे से बोल लेता है, जैसे अपने घर, अपने माता पिता के सामने, लेकिन कुछ खास सोशल सिचुएशन में वो बिल्कुल ही नहीं बोलता है। यहाँ तक कि किसी ने कभी उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी होती है, जैसे स्कूल, रिश्तेदार के सामने, डॉक्टर। बच्चा यहाँ बोलना बहुत चाहता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन डर जो है उसके गले में एक तरह से जकड़ देता है, जिससे वो गले से मुंह तक वो आवाज़ निकल ही नहीं पाती है। उस समय बच्चों के दिमाग में आखिर क्या चल रहा होता है, कुछ खास साइकोलॉजी होती है, जैसे अगर मैं बोलूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं गलत बोल दूँगा और मेरी आवाज़ पर सब लोगों का ध्यान जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही बोल नहीं पाता, वो बोलने में बिल्कुल अक्षम हो जाता है। रिस्पॉन्स, कोई भी क्रिया के का जो प्रतिक्रिया होता है, तो साइकोलॉजी में एक रिस्पॉन्स का होता है फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। कि कोई ऐसा सिचुएशन जो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, पहले कुछ लोग फाइट करते हैं, उससे लड़कर उससे जीतना चाहते हैं। जो फाइट नहीं कर पाते हैं वो पलायन कर जाते हैं, फ्लाइट कर जाते हैं। और तीसरा सिचुएशन, आदमी फ्रीज हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़, कुछ भी करने की स्थिति, वो कुछ कर ही नहीं पाता है। तो यहाँ जो ये बच्चों का जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है, वो फ्रीज होने वाला होता है, वो बिल्कुल ही फ्रीज हो जाते हैं। इस संदर्भ में मुझे मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगी। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कुछ महीने के लिए कुछ स्कूल में पढ़ाया था एक्सपीरियंस के लिए। तो वहाँ मुझे एक ऐसी बच्ची मिली, एलकेजी की बच्ची थी, जो बिल्कुल ही नहीं बोलती थी। उस वक्त मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, अब मैं सोचती हूँ वो सेलेक्टिव म्यूटिज्म की ही पेशेंट थी। तो एक शब्द भी नहीं बोलती थी, सारे टीचर्स परेशान थे, प्रिंसिपल परेशान थी। फिर पीटी मीट हुआ तो पेरेंट्स को बुलाया गया, उसके पेरेंट्स को बताया गया कि आपकी बच्ची बिल्कुल नहीं है, वो बोल रही है। वो मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि घर में वो कुछ ज़्यादा ही बोलती थी। और 3-4 भाइयों में एक इकलौती बेटी थी। बहुत ही, जो कहा जाता है ना कि बड़े लाड़ प्यार से पाला गया था, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड थी। लेकिन वो स्कूल में बिल्कुल नहीं बोलती थी। उस समय मैं स्टूडेंट थी और थोड़ा सा जोश भी था कि मैं इस बच्चे को अकेले हैंडल करूं। मैंने उसको अलग से उसके क्लासेस देने शुरू किए। 1.5-2 महीने तक तो मुझसे भी कुछ भी नहीं बोलती थी। फिर मैंने
ये एक्सपीरियंस किया कि उसको ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं ड्राइंग की क्लासेस में उसको देती थी, और जब वो कलर डालकर जो भी चीज़ें बनाती थी, मैं उसकी तारीफ सारे बच्चों के सामने उसकी कॉपी दिखाती थी, सब लोगों को दिखाती थी, गुड, वेरी गुड, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार वगैरह देती थी। तो उस क्रम में उसने मुझसे अकेले में बातें करनी शुरू की, थैंक यू मैम, ऐसे। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि वो बोलने लगी, और 6 महीने के मेरे ट्रेनिंग में वो बच्ची सारे टीचर से जैसे जो सवाल पूछते थे जवाब देने लगी, बातें करने लगी, और सबको तब समझ में आया कि बच्ची गूंगी नहीं है। इसके पिताजी सही कहते थे कि बोलती है, ये नए जगह के कारण नहीं बोल पा रही थी। लेकिन आज के डेट में मुझे लगता है वो सेलेक्टिव म्यूटिज्म की ही पेशेंट रही होगी, और इसमें साइकोथेरेपी बहुत ही कारगर होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होता है। कुछ गलतफहमियां हैं इस बीमारी के संदर्भ में, जैसे आमतौर पे जब आपको इसकी जानकारी नहीं होती तो इस तरह का जो बच्चा बिहेव करता है, तो लोगों की आम धारणा होती है कि बच्चा बड़ा ही बदतमीज हो गया है, ये बहुत ही जिद्दी है, बहुत एटीट्यूड दिखाता है, या बहुत लो आईक्यू का है, इसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, ये कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, ये अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। जबकि सच तो इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि वो अंदर से बहुत ही डरा हुआ, घबराया हुआ और इनसिक्योर फील कर रहा है, और वो बहुत प्रयास कर रहा है बोलने का, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। क्या लक्षण है, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म के? बहुत आम और साधारण सा है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके आसपास कई बच्चों में ये चीज़ें हैं। जैसे घर में वो नॉर्मल बातें करते हैं, स्कूल में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, बहुत इशारों में कुछ आपने पूछा तो यस, नो, आवाज़ नहीं निकलती है, बस सिर हिलाएंगे, वो भी रेयर केसेस में, कभी तो वो भी नहीं, बस मूर्तिवत आपकी बातों को सुनते रहेंगे। और टीचिंग के फील्ड में इस तरह के बच्चों को हैंडल करना टीचर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। वो समझ नहीं पाती हैं, इरिटेट हो जाती हैं, अगर उसको पनिशमेंट दे दिया या डांट दिया तो नतीजा पहले से भी बुरा हो सकता है। तीसरी पहचान है आई टू आई कांटेक्ट, वो नहीं कर पाता है। आप आंख से आंख मिला के उससे बातें करेंगे, कुछ सेकंड में ही वो नहीं कर पाएगा, उस कांटेक्ट उसका कंटिन्यू नहीं रह पाता है। टीचर से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। वॉशरूम तक जाने के लिए वो चुपचाप बैठे रहेंगे। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, प्री नर्सरी या एलकेजी के बच्चे हैं, कई बार वो बैठे बैठे वहीं पे यूरिन पास कर देते हैं, लेकिन वो बोल ही नहीं पाते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो इसके कारण और भी ह्यूमिलिएट होते हैं क्लास में, और भी उनका मजाक उड़ता है, और परिस्थितियां पहले से और भी बदतर होने लगती हैं। इसका क्या साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है? जो इसका सबसे चीज़ है कि ये सोशल एंग्जाइटी से जुड़ा हुआ है। अगर सोशल एंग्जाइटी आप सब जानते हैं कि जज करने की, कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे, या अपने आप में कॉम्प्लेक्स है कि मैं ठीक से बोलना नहीं जानता हूँ, या मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, या मैं बोलूँगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे। तो इस तरह की भावनाएं आती हैं, तो धीरे धीरे इंसान समाज से कट होने लगता है, और वैसी जगह जहाँ पर लोगों के सामने बोलना होता है वो वैसे सिचुएशन से अवॉइड करता है। तो सोशल एंग्जाइटी का जो बेसिक चीज़ है वो इसमें भी पाया जाता है। उसके बाद परफेक्शनिज्म, कुछ लोग बिल्कुल परफेक्शन चाहते हैं कि एकदम जो भी हो बिल्कुल परफेक्ट हो, और उनको अपने आप में वो परफेक्शन अगर नज़र नहीं आता है तो इसकी वजह से उनके अंदर कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे जड़ जमाने लगते हैं, और शायद ऐसे बच्चे बोलना ही बंद कर दें। उसके अलावा साइनेस, बहुत लोग शर्मीले होते हैं, वहाँ वो नहीं बोल पाएंगे, या बहुत ही उनको गलती करने का भय होता है, मुझसे कहीं गलती ना हो जाए। और ओवर प्रोटेक्टिव जो बच्चे होते हैं, जैसे मैंने उस केस का जिक्र किया, ओवर प्रोटेक्टिव बच्ची थी। और क्रिटिकल इन्वायरमेंट, ये सारी जो मनोभावनाएं हैं वो एक्चुअली क्रिटिकल इन्वायरमेंट का ही नतीजा है, कि जब भी घर पे बच्चे कुछ भी करते हैं अच्छा या बुरा, बार बार उनको नकारात्मक टिप्पणी मिलती है, अरे ऐसे किए, तुमसे अच्छा वो करता है, या उसको देखो वो कितना अच्छा करता है, तुमको ये नहीं आता है, तुमको वो, मतलब हमेशा निगेटिव कमेंट्स जो हम करते रहते हैं, या कॉम्परेटिव स्टडी एक बच्चे का दूसरे से करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर ये नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे जड़ जमाते हुए उसके आत्मविश्वास को बिल्कुल कमज़ोर कर देती हैं, और आत्मविश्वास जैसे कम होता है, हीनता की भावना हमें धर दबोचती है, और इस हीनता की भावना की वजह से हमें डर लगता है लोगों से बात करने में, बोलने में, कहीं कुछ कमी ना रह जाए, कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। और ये सोच जो है
वो इस प्रकार के एंग्जाइटी डिसऑर्डर को जन्म देता है। बायोलॉजिकल कारण देखा जाए तो जो बच्चों का जो वर्बल डेवलपमेंट होता है, तो आमतौर पे जिस उम्र में बच्चे बोलते हैं, ऐसे बच्चे देर से बोलते हैं। और उसके बाद इन पास्ट में इनको एम्बैरेसमेंट का एक्सपीरियंस हुआ होता है, या इन्हें बहुत बुली किया गया होता है। जब स्कूल में गए, सबके सामने इंसल्ट किया गया, बुली किया गया, तो ये उसके कारण इनके अंदर ज़बरदस्त इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे ही घर के सुरक्षित माहौल से ये बाहर निकलते हैं, ये बिल्कुल मूक हो जाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सारी सिचुएशन इनके जो घटनाएं हैं उसको ट्रिगर करने लगते हैं, और वो उनके अंदर वो सारे एक्सपीरियंस फिर वो उनको याद आने लगता है, और वो पास्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें रिपीट करने लगती हैं। जनरली पेरेंट क्या गलती करते हैं? ये नहीं कि जो पेरेंट जानकार नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं उनसे गलती होती है। अच्छे वेल एजुकेटेड अच्छे फैमिली के पेरेंट्स भी अननोइंगली कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं बढ़ती हैं। जैसे वो प्राय जब उनके बच्चे इस तरह से बोल नहीं पाते हैं स्कूल में या रिश्तेदारों के बीच कहीं बाहर भी, तो वो अक्सर बहुत नॉर्मली बोल देते हैं, बोलो ना, शर्म क्यों कर रहे हो, ज़्यादा शर्माओ मत। या फिर बोलते हैं सबके सामने, तुम क्यों चुप हो गए, घर में तो इतने बोलते थे, बोलना चाहिए तुम्हें, देखो ये बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है। तो ये सारी बातें आपको लगता है कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वो अपने आप को और भी कमज़ोर और इनसिक्योर समझने लगता है, और ओवर अलर्ट हो जाता है, गलती ना हो। कई बार पेरेंट्स भी जो परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो, और उसको शुरू से उसकी परवरिश ऐसे करते हैं कि जहाँ भी परफेक्शन में उन्हें कमी नज़र आती है वो बार बार बताते हैं ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। तो बच्चा उस तरह से अपने आप को कभी परफेक्ट महसूस नहीं कर पाता है, और यही वो वजह है कि जैसे वो स्कूल में जाता है, रिश्तेदारों के बीच जाता है, वहाँ वो बोल ही नहीं पाता है। और धीरे धीरे ये जो कॉम्प्लेक्स है वो उसकी इस कॉम्प्लेक्स की वजह से उसके अंदर और भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो से लो होता चला जाता है। तो आखिर कैसे बच्चों की मदद की जाए? समस्या है तो समाधान भी है, घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला काम है, चाहे आप टीचर हो या आप पेरेंट्स हो, सबसे पहले प्रेशर हटाइए बच्चों से। बच्चे को बोलने के लिए कभी भी बाध्य मत कीजिए। अगर आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो कभी उसको मजबूर मत कीजिए कि बोलो ही बोलो ही। आप उसके साइलेंस को एक्सेप्ट कीजिए और उसके साइलेंस को समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कीजिए। अगर वो मुंह से नहीं बोल पा रहा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कोशिश करा, आवाज़ निकलता ही नहीं, वो कितना भी प्रयास करे नहीं निकलता आवाज़। तो आपको उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके साथ स्थापित कीजिए, उसके इशारों को समझिए और उसको इशारों में समझाने की कोशिश कीजिए, हाँ ना, या ड्रॉ करके बताए या पिन पॉइंट करके बताए कि कौन चीज़ क्या है। धीरे धीरे उस कला को उसके अंदर डेवलप कीजिए, और आप अपने आप भी उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। फिर बोलने का धीरे धीरे प्रयास करवाइए। सडन वो पूरी बात पूरे सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, पहले धीरे से इस तरह की आवाज़ आएगी, फिर वो बहुत कोशिश करेगा तो फुसफुसाहट की आवाज़ आएगी, फिर उससे थोड़ी तेज, इस तरह करके फिर वो धीरे धीरे वर्ड्स बोलेगा। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाना होगा। तो उसके लिए जो ब्रेव स्टेप मेथड है वो क्या है, उसके लिए बच्चे को पहले तो आप एक्सेप्ट करिए कि वो सच में नहीं बोल पा रहा है। वो ये नहीं सोचिए कि वो नखरा कर रहा है या बदमाशी कर रहा है और वो प्रॉब्लम में है, उसको आपके हेल्प की ज़रूरत है। तो सबसे पहले माता पिता जो है उनके साथ वो विस्पर करे, धीरे धीरे फुसफुसाहट से बोलने की कोशिश करे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने कहा ना, स्कूल में वॉशरूम उसको जाना है लेकिन बोल नहीं पाता, वहीं पे कर देता है, फिर ह्यूमिलिएशन बढ़ता है, और फिर ये जो बीटेड एक्सपीरियंस है फिर उसको आगे और भी वो स्ट्रॉन्ग करता जाता है उसके कॉम्प्लेक्स को। तो धीरे धीरे फुसफुसा कर बोले, आप उसको सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि बिजी हैं तो आप उसकी बात को मत सुनिए। फिर जो कोई क्लोज फ्रेंड है फिर उसके साथ फुसफुसा कर उसको बात करने के लिए मोटिवेट कीजिए। फिर एक शब्द, कोई भी वर्ड एक वो बोले, माँ बाप का नाम ले या कोई चीज़ का नाम ले, कलम, कॉपी, टीचर जो भी बोल रहा है, पहले हाँ ना में बोले, फिर एक वर्ड बोले, फिर वो जब उसमें प्रैक्टिस हो जाएगा फिर एक सेंटेंस बोले, और धीरे धीरे वो नॉर्मल वॉइस जो है, जो हम लोग की निकलती है इस तरह से उसके भी निकलने लगेगी।
उसको ना कभी भी जो भी वो एफर्ट लगा रहा है, कभी वो भले ही मुंह से नहीं बोल पा रहा है, आपको उसकी तारीफ करनी है, उसके प्रयासों के लिए तारीफ करनी है, ना कि वो बोल नहीं पाया तो उसके लिए उसको हतोत्साहित करना है। जैसे अगर वो कोशिश कर रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही है, ऐसे वो बहुत प्रयास कर रहा है, थोड़ा भी आवाज निकला या सिर्फ प्रयास ही किया, तो आपको कहना चाहिए मुझे अच्छा लगा, तुमने बहुत प्रयास किया, कोई बात नहीं, अभी नहीं बोल पा रहे वो लिख के दो, अगली बार तुम जरूर बोल लोगे, तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी है, तुम ब्रेव हो। तो इस तरह से आप बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और जो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है वो उसको लगेगा कि वो सुरक्षित है, वो आपके पास रह के बोल सकता है। स्कूल पेरेंट कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एक एक पर्टिकुलर बच्चों पे वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, और पेरेंट जो है उनके वो जब पढ़ाई का वक्त होता है तो वो ज़्यादातर टीचर के पास रहता है, तो वो नहीं, तो पेरेंट्स का काम है कि वो टीचर को कम्युनिकेट करें और उनको कोऑर्डिनेट करें, बताएं कि कैसे क्या करना है। टीचर को बताइए बोलने के लिए, बच्चे को वो कभी प्रेशराइज नहीं करें। सारे टीचर्स की बात नहीं जान रहे होते हैं, उनको नहीं पता है कि आपका बच्चा एक्चुअल किस सिचुएशन में है, तो मे बी कि वो उस तरीके से नहीं सोच पाएंगे। लेकिन आप पेरेंट्स हैं, वो आपका बच्चा है, आपको सोचना ही सोचना है, तो आपको बताना है कि वो अगर नहीं बोल रहा तो प्लीज़ आप उनको प्रेशर मत दीजिए। आप बोल नहीं पा रहा है तो कहिए कि उत्तर को लिख कर दे, वो धीरे धीरे जरूर बोलेगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं इसके लिए इसका कुछ उपाय कर रहा हूँ या ट्रीट करवा रहा हूँ, जो भी चीज़ है आपको उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बोलने का। आप उसको जब भी बोल रहा है आप उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको प्रयास करने का मौका दीजिए। ये सारी बातें पेरेंट्स को टीचर के जाकर उसके लिए पर्सनली बतानी होगी। इसमें थेरेपी में कॉग्निटिव साइकोथेरेपी जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव इसका इलाज है, और साथ ही साथ अगर हम लोग पेरेंट को भी कोचिंग दें, उनको भी ट्रेन करें, उनको भी एजुकेट करें, तो ये जो ट्रीटमेंट है बहुत ही फ्रूटफुल होता है। कभी कुछ स्पेशल केसेस जो होते हैं उसमें स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं उनकी भी मदद की आवश्यकता होती है। वो कुछ इस तरह से टंग एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं और साथ में आपका प्रोत्साहन, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड और बिहेवियर और प्रयास, वो सारी चीज़ें बच्चों को सहजता से बोलने की ओर प्रेरित ही नहीं करती हैं, बल्कि बच्चे धीरे धीरे बोलने भी लगते हैं। तो इसलिए कभी कभी साइकोलॉजिस्ट और ये क्या कहते हैं स्पीच थेरेपिस्ट, इन दोनों का संयुक्त प्रयास भी काफ़ी फायदेमंद होता है। पेरेंट्स के लिए मेरा एक संदेश, आपका बच्चा टूटा नहीं है, वह डर से जूझ रहा है, और वो आप उसको फील कराइए कि वो अकेले नहीं है, आप उसके साथ हैं, हर कदम पे उसके साथ हैं। उसे आपके सही और संतुलित गाइडेंस, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेलेक्टिव म्यूटिज्म जो है समाधान योग्य है, और ये पूर्णतः बच्चा इसमें बोलने में सक्षम हो जाता है अगर हम उसको सही गाइडलाइंस देते हैं, और जिस तरह के मैंने आप लोगों को टिप्स बताएं उसका उपयोग करके बच्चे को बोलने के लिए आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। पेरेंट्स से एक और रिक्वेस्ट है कि घर का माहौल कभी टॉक्सिक मत रखिए। बच्चे में कोई कमी हो तो उसके साथ बहुत ही प्यार भरा सहयोग और सपोर्ट दीजिए, ताकि वो उन चीज़ों से निकल सके। बच्चों को लगातार नेगेटिव कमेंट्स कभी भी फलने फूलने नहीं देते हैं। बच्चों के छोटे से छोटे अचीवमेंट पर तारीफ करने की आदत पेरेंट्स और टीचर अगर डाल देते हैं तो बहुत सारे चाइल्डहुड रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं अपने आप समय से पहले ही मतलब वो बढ़ने से पहले ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू। अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हमेशा हम सब बातें किया करते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके उपयोग की चीज़ें आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।